हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये हमारा वीडियो व्हाट्सअप चैनल लिंक है जहाँ पे हम एवरीडे क्लास नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट्स के शेयर करते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। नेक्स्ट हमारे पास ये यूट्यूब जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो सारे के सारे लिंक यहाँ पे शेयर किए जाते हैं एवरीडे। और उसके बाद जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसके टाइप की चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाती है, ठीक है। सारे लिंक शेयर करते हैं। नेक्स्ट, अब कांटेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं 9694610364 नंबर। और ऑफिशियल एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मांझी का अत्ता, मंडोर रोड, पावटा सर्कल के पास, जोधपुर, ठीक है। एवरी संडे स्पीड कोर्स के हिसाब से एक चैप्टर हम पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं, जो भी हम यहाँ पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो एवरी संडे जो ज्वाइन कर सकते हैं उसमें क्या चीज़ है कि अगर किसी बच्चे के ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया हुआ है और उसको कहीं ना कहीं कोई समस्या आती है, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कहीं कहीं डाउट रहता है, कोई डेरिवेशन उससे नहीं हो पाता है, या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठता है नहीं होता है, या वो याद करने की कोशिश करता है, याद होता है लेकिन जल्दी भूल जाता है, तो इस टाइप की समस्याएँ यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। इसमें हम पूरा चैप्टर एक रिवाइज करवाते हैं विद कंसेप्ट, सारे के सारे डेरिवेशन के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट रिवाइज होता है और ये चीज़ उसको याद हो जाती है। उसके बाद हम उसका एक टेस्ट भी लेते हैं और टेस्ट का परफॉर्मेंस बताएगा कि वो चैप्टर उसके किस तरह से तैयार हुआ है। आज हम लेते हैं गति के नियम, ठीक है। इस वीडियो में हम गति के तीनों नियम करेंगे, न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के नियम। ये 3 है हमारे पास टोटल। पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल, मतलब बाहर से कोई बल नहीं लगता है, तो वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो। लेकिन दैनिक जीवन में हम क्या देखते हैं कि जो गतिशील वस्तु है थोड़ी देर बाद में जाके रुक जाती है। जैसे पंखे का स्विच ऑफ किया, पंखे का स्विच ऑफ किया तो पंखा अचानक से नहीं रुकता, थोड़ी देर पंखा ऐसे घूमेगा और उसके बाद में रुकेगा, क्योंकि वो गतिशील था तो गतिशील रहने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे वायु का घर्षण बल और बेयरिंग के अंदर जो घर्षण बल रखते हैं बॉल बेयरिंग के अंदर, वो उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। सही है क्या? उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें कि अगर हम एक किसी बॉल को ज़मीन के ऊपर लुढ़का दें तो बॉल थोड़ी आगे जाके रुक जाती। क्यों रुक जाती है? क्योंकि ज़मीन और उस बॉल के बीच में घर्षण बल लगता है। साइकिल में पेडल लगाना बंद कर दें तो वो थोड़ी आगे जाके रुक जाएगी। क्यों? तो टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल उसको रोकता है। ये घर्षण बल बाहरी बल है। घर्षण बल क्या हो गया? बाहरी बल। तो इसी तरह से तो यहाँ पे हम इस पूरे नियम को, जड़त्व के नियम को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो पहला भाग कौन सा है? स्थिर जड़त्व का। स्थिर जड़त्व का नियम क्या चीज़ है? स्थिर है तो स्थिर ही रहती है और गतिशील है तो गतिशील है, जब तक उसके ऊपर बाहरी बल नहीं लगे, ठीक है। इसके उदाहरण अपने पास है कि इसमें उदाहरण कैसे लेना है। पहले तो ये है कि पहले वस्तु स्थिर होगी, बाद में गतिशील होगी, ठीक है। तो पहले वस्तु कंबल के अंदर डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। उसको डंडे से पीटे या हाथ से झटकाए तो क्या होगा कि कंबल जहाँ पे मूव किया है तो कंबल तो आगे चला जाता है डंडे से पीटने पर, लेकिन डस्ट के पार्टिकल वहीं पे रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाहन अचानक गतिशील हो जाए। तो अगर व्यक्ति बस के अंदर खड़ा है तो वाहन के गतिशील होने पर पैर अचानक गतिशील हो जाएगा और ऊपर की बॉडी अचानक क्या होगी? स्थिर रहेगी। तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति पीछे की साइड गिरेगा, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि व्यक्ति का मुंह आगे की साइड, ड्राइवर सीट की साइड है। सिक्का ग्लास में गिरता है। अगर हम गिलास के ऊपर गत्ता रखें, गत्ते के ऊपर सिक्का रखें और गत्ते को अचानक से खींच लिया जाए तो सिक्का स्थिर जड़त्व के कारण गिलास के अंदर ही गिरता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पहला नियम दूसरे भाग में हम डिवाइड करते हैं गतिशील जड़त्व का नियम। इसमें क्या है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगे, ठीक है। अब इसमें उदाहरण लेते हैं, वही बस वाला उदाहरण लेते हैं कि बस अचानक क्या हो जाए? रुक जाए। बस अचानक अगर रुक जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि बस रुकने पर उसके पैर, व्यक्ति खड़ा है बस के अंदर, उसके पैर अचानक रुक जाएंगे लेकिन ऊपर वाला भाग गतिशील रहेगा और व्यक्ति आगे की साइड गिरने की संभावना होती है उसकी, ठीक है। घोड़े पे व्यक्ति बैठा है, घोड़ा दौड़ रहा है और अचानक घोड़ा रुक जाए। मान लो घोड़े के पैर में कोई रस्सी वगैरह आ गई, जैसा पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं, डाकू आता है घोड़े के ऊपर, ठीक है, बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, साउंड अजीब सा, ठीक है, और उसके बाद अचानक से रस्सी आ गई घोड़े के पैरों में, रस्सी आ गई तो घोड़ा तो गिर गया, उसके ऊपर बैठा व्यक्ति आगे की साइड गिरे। मोटरसाइकिल में अचानक मोटरसाइकिल चल रही है, किसी से टकरा जाए आगे
सीधी आगे, तो व्यक्ति आगे की साइड गिरता है। सही है कि नहीं? तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? गतिशील। पहले वस्तु गतिशील है, बाद में क्या है? तीसरा नियम है हमारे पास दिशात्मक जड़त्व। जो वस्तु जिस दिशा में चल रही है वो उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगे। उदाहरण है कि कार के अंदर कोई मान लो व्यक्ति बैठे हैं और कार मोड़ पे आती है, इस टाइप से मोड़ पे आती है तो व्यक्ति बाहरी किनारे की साइड झुक जाते हैं। जो भी यात्री बैठे होते हैं बस में, कार में, वो बाहरी किनारे की ओर झुकते हैं। सेकंड एग्जांपल ये है कि अगर हम डोरी से बांध के पत्थर को घुमाते हैं तो ये जब पत्थर घूमेगा, अगर डोरी टूट जाए तो जिस पॉइंट पे डोरी टूटेगी उसी पॉइंट पे पत्थर सीधा आगे की ओर गति करेगा, क्योंकि इसका वेग उधर की साइड होगा। वृत्ताकार गति में पार्टिकल का वेग लगातार क्या होता रहता है? बदलता रहता है। ठीक है ना? नेक्स्ट हम काम करते हैं गति का दूसरा नियम। न्यूटन ने गति का दूसरा नियम दिया, उसमें बोला कि संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि संवेग का समय के साथ अवकलन कर लो। ठीक है? या हम कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, यह है संवेग में परिवर्तन की दर। कण पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो ये हो गया। यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाए तो कोई न कोई कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को इस प्रकार से लिया जाता है कि उसकी यूनिट 1 हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं। तो हम लिखते हैं F = dp/dt। ठीक है? d dt p। तो यहाँ पे वापस करते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास p है वो संवेग होता है, और संवेग का सूत्र द्रव्यमान इंटू वेग होता है, और द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो यहाँ लिख दिया, द्रव्यमान आगे आ गया, dv dt क्या हो गया? वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर, जिसको हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ए क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक है? तो त्वरण होता है तो ए लिख दिया। तो गति के दूसरे नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वस्तु पर अगर बल लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। तो वस्तु के बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, तो बल का मान किसके बराबर होगा? वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है? अब हम कर रहे हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जिसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या है? तो ये सिंपल सा नियम है, बिल्कुल सीधा सा, कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हर एक क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है? पहले लिखते हैं, बाद में देखते हैं। प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है? एक मिनट लिखते हैं, बाद में। तो ये जो मान लो एक वस्तु के ऊपर बल लग रहा है किसी भी प्रकार की, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है? ठीक है? यहाँ पे एक मान लो कोई बुक रखी हुई है, ये बुक रखी हुई है, और इसका जो वेट है बाहर किधर की साइड लगेगा? नीचे की साइड, यानी कि बाहर लगेगा mg, और इसका प्रतिक्रिया बल किधर होगा? r। तो ये r जो होगा वो mg के बराबर होगा, यानी कि क्रिया यानी कि mg, प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिक्रिया बल। इसको हम क्रिया कहेंगे। ठीक है? और इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया। अगर हम इनको दो बलों से प्रदर्शित करें, F1 और F2 है, यानी कि एक पार्टिकल है, इसके ऊपर मान लो आकर्षण बल लग रहा है इधर की साइड, और इस पर आकर्षण बल लग रहा है इधर की साइड, तो हम इसको 1 और 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको लिखेंगे F12 फोर्स। पहले कण पर आरोपित बल किसके कारण? दूसरे के कारण। ध्यान से सुनना, ये पहला कण है, इसको कौन आकर्षित कर रहा है? दूसरा आकर्षित। पहले पर बल किसके कारण? दूसरे के कारण। और यहां पर देखो F21 बल किस पे लग रहा है? दूसरे पे लग रहा है। सही है क्या? बल लग रहा है दूसरे पे, किसके कारण? पहले के कारण। चेक करो, ये पार्टिकल 2 नंबर है, 2 नंबर को आकर्षित कौन कर रहा है? 1 नंबर। वो 1 नंबर पीछे लिख दो। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि F12 बराबर F21, दोनों बल एक तो बराबर होंगे। और साथ में क्या लिखा कि विपरीत दिशा में
तो दिशा को शो करने के लिए यहाँ पे निशान क्या लगा दो, माइनस लगा दो। सही है। अब बोलो उदाहरण कौन सा है। हाँ, अगर मान लो पानी में नाव है और नाव में व्यक्ति है और व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है, व्यक्ति नाव से, जहाज तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे हिलेगा, नाव जो है उससे किनारे पर कूदता है, उससे किनारे पर कूदता है तो क्या होगा, नाव पीछे की ओर जाएगी, ये मान लो क्रिया हो गई, तो आदमी आगे की ओर जाएगा, ये प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक मिनट पहले लिखते हैं। तो उदाहरण लिख रहे हैं, हर एक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, पहला, नाव से व्यक्ति किनारे पर कूदना, नाव से व्यक्ति का किनारे पर कूदना, नाव से जब व्यक्ति किनारे पर कूदता है तो नाव को पीछे की साइड धक्का देता है, जिसके कारण व्यक्ति आगे जाता है और नाव पीछे जाती है। चलो बोलो। हाँ ठीक है, बंदूक से गोली का निकलना क्रिया है तथा बंदूक का पीछे की ओर गति करना लिखें, या पीछे की ओर झटका महसूस करती है करना प्रतिक्रिया है। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो इजी है। और बोलो, पैदल चलना, पैदल चले तो क्या होता है, हम पैर से जमीन को पीछे की साइड धक्का देते हैं, और पीछे की साइड धक्का देते हैं तो हमें जमीन वापस आगे की साइड धक्का देती है। ये फीलिंग में नहीं है कि जमीन हमें आगे कैसे धक्का देती है, लेकिन जब हम मिट्टी के अंदर चलते हैं तो हमें फील आता है कि हम जब भागते हैं तो आप लोग देखोगे मिट्टी पीछे की साइड उछल रही है। सही है कि नहीं, और मिट्टी के अंदर पैर अंदर की साइड जाते हैं तो बराबर प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। इसलिए मिट्टी से मैं पैदल चलना बड़ा मुश्किल रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि मिट्टी आगे बराबर प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं कर पाती। ठीक है, हाँ बोलो ना। चलो तीसरा उदाहरण लिखते हैं, ये वाला लिखें, बाद में बात करेंगे। क्या बोला था अभी, उदाहरण क्या दिया, पैदल चलना, पैदल चलना। ठीक है, चौथा उदाहरण हो जाएगा बॉल, हाँ तैरना भी ठीक है। तैरते हैं तो पानी को हम क्या करते हैं, पीछे की साइड, पानी हमें आगे की साइड धक्का देता है। ठीक है, और बोलो, बॉल पेन से पेपर पे लिखते हैं तो हमेशा हमें नीचे किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक खाली पेपर है तो कोई कहता है भाई इसके नीचे रखने के लिए कुछ लेके आओ, तो नीचे लिखने के लिए अपन कॉपी किताब लाके देते हैं, कुछ ना कुछ प्लेन चीज। उससे क्या होता है, ठीक है, मान लो बॉल पेन से हम नीचे दबा रहे होते हैं तो नीचे जो सतह है वो उसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर देती है, तभी हम लिख पाते हैं। पेपर को हाथ में पकड़ के ऐसे लिखे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बॉल पेन से, इंक पेन से लिखना वो नहीं है, इंक पेन से लिखना क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है, वो केशिकाओं के ऊपर निर्भर करता है, वो एक अलग टॉपिक है। बॉल पेन से हाँ लिखना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, रॉकेट जब चलता है तो पीछे की साइड बहुत सारी गैसें निकलती है। ठीक है, और जब बहुत सारी गैसें निकलती है इसका मतलब क्या हुआ, गैस बैक साइड में जाएगी और रॉकेट आगे की साइड जाना, तो गैस का निकलना क्रिया है तथा रॉकेट का आगे की ओर गति करना प्रतिक्रिया। ठीक है, सातवां, फुटबॉल आपस में टकराए तो हम व्हील चेयर के ऊपर बैठे हैं और दीवार को पीछे की साइड धक्का देते, आगे की साइड धक्का देते हैं। दीवार को जब हम आगे की साइड देंगे तो व्हील चेयर, पहिए वाली कुर्सी, वो पीछे की ओर जाती है। जितना बल हमने दीवार पे दिया उतना ही बल कुर्सी के ऊपर पीछे की ओर लगेगा। ठीक है, तोप से गोला छूटना, बहुत सारे उदाहरण हैं।
है ना, गोला आगे जाएगा तो तोप पीछे की साइड आएगी। गुब्बारा है हवा भरा हुआ, हमने उसको खोल दिया, अगर हमने इसको खोल दिया तो क्या होगा, हवा पीछे निकलेगी और गुब्बारा आगे की ओर जाएगा। तो गुब्बारे से हवा का निकलना क्रिया है, तो गुब्बारे की गति प्रतिक्रिया है। ठीक है, इस तरह के आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, तो ये थे गति के तीनों नियम। पहला जड़त्व का, दूसरा संवेग में परिवर्तन, ठीक है, संवेग पर आधारित F बराबर ma और F बराबर dp/dt। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इससे उदाहरण देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।